माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस पर आप प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, हम और आप अध्ययन कर रहे हैं इकाई भाग 2, यानी कि कल हम और आप अध्ययन किए थे बायोलॉजी का जो सिलेबस है कक्षा 12 और 2021 और 22 का। प्रिय छात्रों, जो यूपी बोर्ड की आगामी परीक्षा है, आगामी परीक्षा में हमें और आपको सिलेबस के बारे में अध्ययन होना चाहिए और सिलेबस का जो हम और आप अध्ययन कर लेते हैं तो आगामी परीक्षा देने में हमें और आपको आसानी होती है। तो कल हमने आपको बताया था भाग 1 में जो यूपी बोर्ड का जो गाइडलाइन के हिसाब से जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें हमने इकाई के बारे में पढ़ा और पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा। उनके अंदर जो टॉपिक हमें आपको पढ़ने थे उन टॉपिक के बारे में हम और आप अध्ययन किए। तो प्रिय छात्रों, आज भाग 2 में हम और आप अध्ययन करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया इकाई 2 जो होगी आनुवंशिकी के बारे में होगी। आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, इनमें जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चालू करते हैं। जो कोविड-19 का नया सिलेबस जारी किया है यूपी बोर्ड गाइडलाइन के हिसाब से, इसमें 100 में से 30% काट दिए गए हैं। उसका कुछ भाग हम आपको भाग 1 में अध्ययन करा दिए हैं। अब कुछ भाग आज यहाँ से हम और आप स्टार्ट करते हैं, आनुवंशिकी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से चलिए अध्ययन करना। तो हम और आप पढ़ रहे थे इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो इकाई होती है, इकाई में हमने आपको बताया इकाई 2 आनुवंशिकी जो है न्यू सिलेबस जो 2021 और 22 का है। तो प्रिय छात्रों, इकाई 2 में हम और आप अध्ययन कर रहे हैं आनुवंशिकी, यानी कि जो मानव की जो आनुवंशिकी है उसके बारे में हम और आप अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, हम और आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं इकाई 2 में आनुवंशिकी, वंशागति और विविधता, मेंडली वंशागत के मेंडली अनुपात से विचलन, यानी कि मेंडली जो वंशागत के जो विचलन है उसके बारे में हम और आप अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, तो हम और आप भाग 2 में यही अध्ययन कर रहे हैं इन मंडली विकारों के बारे में। तो पहला अध्ययन क्या हमें और आपको करना, जो पढ़ना है आगामी परीक्षा में सिलेबस के बारे में जो पढ़ना है, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ना है। जो अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता से होने वाले जो कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करना है और अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हमें और आपको जानना है। तो प्रिय छात्रों, उसके बाद स्वाभाविकता पढ़ना है। जो हमारे जीव होते हैं, स्वाभाविकता कैसे होती है, अट्रैक्शन कैसे होता है, इन सभी जीवों के बारे में, संगतियों के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। उसके बाद गुणात्मक, विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति पढ़ना है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं बी पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप मान लेते हैं बी पॉजिटिव है, तो वंशागति जो विविधता होती है उसके बारे में हमें और आपको ब्लड का संकरण पढ़ना है और ब्लड के बारे में जानना है। प्रिय छात्रों, उसके बाद देख रहे हैं ब्लड के ग्रुप जानने हैं, कौन से ब्लड ग्रुप सुप्त है, कौन से ब्लड ग्रुप ए है, कौन से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है, उन ब्लडों के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। इस बार वंशागत जो आनुवंशिकी का जो चैप्टर है, उसके बाद वर्गों के वंशागति के बाद हमें और आपको पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लियोट्रोफी के बारे में जानना है। प्लियोट्रोफी बहुजीनी वंशागत का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना है, यानी कि जो बहुजीनी होती है, अब हम और आप जान ही रहे, प्रारंभिक ज्ञान होता है, वंशागत का जो सिद्धांत होता है, क्रोमोसोम पढ़ना है, सिद्धांत जानना है। ये सभी चैप्टर हमें और आपको आगामी परीक्षा के लिए अपने सिलेबस में क्रमानुसार पढ़ लेना है। तो प्रिय छात्रों, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रिय मित्रों, यहाँ पर ध्यान दो, जितने मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को हम और आप लेकर एक दिन बहुत बढ़िया से इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत अच्छा गहन अध्ययन कराया जाएगा। विगत आप अभी अध्ययन कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, हम और आप अपना सिलेबस देख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर जो आगामी परीक्षा की हमारे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, जो युवा छात्राएं तैयारी कर रही हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कॉपी और पेन लेकर अपना सारा सिलेबस लिख लें, क्योंकि आगामी परीक्षा जो कोविड-19 का नया गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अनुसार यह काट कर छांट कर जो सिलेबस बनाया गया है, आपको इतने ही अध्ययन करने, इतने टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको बताया, ज्ञान के बारे में बताया, वंशागति, क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन को पढ़ना है, और उसके बाद लिंग निर्धारण पढ़ना है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्स है, एक्स वाई है, एक्स एक्स है, ये दोनों ही क्रोमोसोमों के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। और मनुष्यों का जो लिंगानुपात है, मनुष्यों का जो लिंग निर्धारण है, इन सब के बारे में हमें और आपको जानना है। और कौन सी संरचना में गुणसूत्रों का सिद्धांत आता है, कौन सी संरचना में गुणसूत्रों का सिद्धांत नहीं आता है, उन सभी विकारों के बारे में भी हमें और आपको कहाँ जानना है, लिंग निर्धारण में। और मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता कैसे है, तो लिंग निर्धारण मनुष्यों में देखना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण देखना है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण देखना है, और संलग्नता और जीन के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। प्रिय छात्रों, उसके बाद विनिमय देखना है, लिंग संलयन, वंशागति जानना है। जैसे मैं बता दूं
एक्स संलयन लक्षण, वाई संलयन लक्षण और एक्स संलयन लक्षण और एक्स वाई संलयन लक्षण। यानी कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, वाई लिंक्ड कैरेक्टर और एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, ये सभी जो लक्षण होते हैं एक प्रकार की सहभागिता के नियम दर्शाते हैं और मनुष्य के अंदर विनिमय लिंग संलयन लक्षण प्रणाली को दर्शाते हैं। इन्हीं लक्षणों के हिसाब से हीमोफीलिया होता है, वर्णांधता होता है और मनुष्य में मंडली विकार आ जाते हैं, थैलेसीमिया हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्री विकार आ जाएंगे, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर क्लेनेफाइटस सिंड्रोम हो जाते हैं। सभी लक्षण प्रायः इन्हीं लिंग निर्धारणों के ऊपर देखने को मिलता है। प्रिय छात्रों, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिया हीमोफीलिया वर्णांधता, जिस व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया वर्णांध हुआ रहे तो उस व्यक्ति को हम कभी ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाते, इसलिए बना नहीं पाते हैं क्योंकि उसको हरा और लाल का पहचान नहीं रहता। वो हरा लाल जैसे कहोगे हरी झंडी दिखाओ ट्रेन आ रही तो क्या करेगा, वही उठाएगा, तुरंत ही लाल झंडी दिखा देगा, ट्रेन ही रुक जाएगी। ये सभी लक्षण कहाँ पाए जाते हैं, वंशागत और हीमोफीलिया वर्णांधा के अंदर हम और आप देखते हैं, जो एक प्रकार के इनके क्रोमोजोम में परिवर्तन होता है और क्रोमोजोम के टाइप में जो होते हैं अंतर हमें और आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो प्रिय छात्रों, मनुष्य में मंडलीय विकार जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे थैलेसीमिया उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य में गुणसूत्री विकार आ जाते हैं और विकार डाउन सिंड्रोम से दर्शाए जाते हैं और हम टर्नर एवं क्लेनेफाइटस सिंड्रोम आज हमें और आपको देखने को मिलता है। तो अगला जो चैप्टर है, अगला हम और आप पार्ट में देखते हैं जो टॉपिक है, तो यहाँ से हमें और आपको अध्ययन करना है, अगले पार्ट में देखना है। इधर से यहाँ देखते हैं वंशागत का आणविक आधार। वंशागत के आणविक आधार में हमें और आपको अध्ययन करना है आनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों की खोज करनी है। डीएनए कैसे एक आनुवांशिक पदार्थ बन जा रहा है हमें और आपको आणविक आधार में अध्ययन करना है और डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लेना है, जिससे आगामी परीक्षा में हमें और आपको आसानी हो। और यही चैप्टर हमें और आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेगा वंशागत का आणविक आधार में। तो प्रिय दोस्तों, हमने यहाँ बताया आनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद डीएनए एवं आरएनए, डीएनए और आरएनए के बारे में जानना है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इसके बारे में हम और आप अध्ययन करते हैं। तो डीएनए वह कड़ी है जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वाटसन क्रिक थे। वाटसन क्रिक ने एक त्रिविम प्रतिरूप मॉडल स्थापित किया और उस मॉडल को 1962 ईस्वी में जब ये लाते हैं तो 1962 के बाद 1965 आते आते उसी डीएनए त्रिविम प्रतिरूप मॉडल के ऊपर प्रिय छात्रों इन्हें क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। जब डीएनए के त्रिविम प्रतिरूप मॉडल एवोलिक्स का मॉडल जब हमारे और आपके बीच में लाते हैं तो उसमें जो एक्सिस में जो रहता है सब वो दर्शाए रहते हैं और व्यक्ति का हम कभी भी क्या करते हैं, डीएनए सिंबल ले सकते हैं, डीएनए की उपयोगिता ले सकते हैं और डीएनए के बारे में हमें और आपको आध्यात्मिक ज्ञान कराया। जैसे हम और आप कोई व्यक्ति रहे, कोई लड़का रहे और अपने पिता से बार बार दावा करना चाहे और पिता कहते रहे कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, और लड़का अगर कह दे मैं तुम हमारे बच्चे नहीं हो और लड़का कह दे नहीं तुम्हारे पिता हो, मैं साबित करके दिखा दूंगा, तो प्रिय छात्रों वो कैसे साबित करेगा, अपना डीएनए सिंबल लेगा, अपना डीएनए सिंबल लेगा। डीएनए सिंबल लेने के बाद क्या करता है, तुरंत कहेगा देख लीजिए हमारे डीएनए के सिंबल में आपका डीएनए का सिंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि जो क्रोमैटिन होता है, जीन होता है, गुणसूत्र होते हैं, सबकी मॉडल की संरचना बगैर डीएनए की अधूरी है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड की उपयोगिता हमें और आपको जानना है प्रिय छात्रों। डीएनए एवं आरएनए की संरचना पढ़नी है, डीएनए पैकेजिंग इसके बारे में जानना है, डीएनए प्रतिकृतियन के बारे में जानना है, सेंट्रल डोगोमा के बारे में अध्ययन करना है और अनुलेखन के बारे में जानना है, आनुवांशिक कूट के बारे में जानना है, रूपांतरण के बारे में जानना है। एक जीन एक दूसरे जीन से रूपांतरित कर दी जाती है तो एक हाईटेक जीन बनाई जाती है, उस जीन के बारे में हमें और आपको जानना है। प्रिय छात्रों, इस आणविक आधार में हमें और आपको पढ़ने हैं और जीन अभिव्यक्ति का है हमें अध्ययन करना है, नियमन पढ़ना है, लैकोपेरान महोदय का योगदान पढ़ना है, लैकोपेरान को जानना है, जीनोम एवं मानव जीनोम को प्रोजेक्ट को जानना है, डीएनए को जानना है और फिंगर प्रिंटिंग को जानना है। ये सभी चैप्टर जो मैंने आपको आज बताए ये सभी का अध्ययन हमें और आपको करना है। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें तो जब रूपांतरण पढ़ेंगे, जिन अभिव्यक्ति पढ़ेंगे, का नियंत्रण पढ़ेंगे, ये सभी का पढ़ेंगे हम और आप जब यहाँ पर इकाई
2 में आनुवंशिकी और लेसन जो आपका होगा क्या होगा, वंशागत का आणविक आधार। इसमें से एक टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति के बारे में जानेंगे, नियमन के बारे में जानेंगे, लैक ओपेरान का योगदान पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद जीनोम के बारे में अध्ययन करेंगे, मानो क्या है, मानो जीनोम क्या है, टाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, इन सभी के बारे में हम और आप अध्ययन करेंगे। जीनोम प्रोजेक्टर, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे, उपयोगिता कैसे होती है, मानव जीवन पे इसका क्या असर पड़ता है और क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, इन सभी के बारे में हम और आप अध्ययन करेंगे। कहाँ पर, आनुवंशिकी इकाई 2 के अंतर्गत और आणविक आधार के लेसन में। तो प्रिय छात्रों, अगला हम लोग इकाई का अध्ययन करते हैं। अब अगली इकाई आती है 3। अगली इकाई के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, इकाई 3 में हमें और आपको क्या पढ़ना है, इकाई 3 यहाँ से हम और आप अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, बहुत से बुकों में जीव विज्ञान इतना तो मैं लिखा हूँ, ये नहीं लिखा रहता है। आपको सिर्फ यही मानव कल्याण मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बायोलॉजी का जो गाइडलाइन जारी किए गया है, उस गाइडलाइन में यही दर्शाया गया है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो आप समझ जाइए, वही लेसन की बात हो रही है, उसी इकाई के बारे में हम और आप बात कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, इकाई 3 में हमें और आपको क्या अध्ययन करना है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अब इसमें हम और आप अध्ययन किसका करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित उन चैप्टरों के बारे में अध्ययन करेंगे जो यहाँ पर मानव कल्याण से प्रायः लाभप्रद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, इकाई 3 में हमें और आपको अध्ययन करना है। हम और आप यहाँ देख लेते हैं, इकाई 3 क्या है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण है। तो इकाई 3 जब जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, मानव कल्याण में हमने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत से रोगों के बारे में अध्ययन करना है प्रिय साथियों। तो यहाँ पर हम और आप देखते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग, जो पहला आपका चैप्टर होगा इकाई 3 का जीव विज्ञान और मानव कल्याण का पहला जो चैप्टर होगा क्या होगा, मानव स्वास्थ्य और रोग। तो एक बात हम आपको पहले बता देते हैं, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है। बहुत से परीक्षार्थी सोच रहे हैं सर इकाई 1 के बाद 3 लिखे, 2 तो भूल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान दें, 1 के बाद मैं 3 इसलिए लिखा हूँ, कोविड-19 का जो सिलेबस काटा गया है बेटा, यहाँ पर 1 के बाद जो दूसरा चैप्टर जोड़ा गया है तो उसको हटा दिया गया है, इसलिए मैंने 1 के बाद यहाँ क्या किया, 3 लिख दिया हूँ, बस और कोई बात नहीं। तो हम और आप अध्ययन करते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। जो मानव और स्वास्थ्य है, रोग इसमें क्या होते हैं, रोग हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, तो रोग जनक मानव में रोग उत्पादन करने वाले परजीवी कौन है, पैरासाइट कौन है, उनके बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है प्रिय साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला जो रोग हो जाएगा, हमको मलेरिया के बारे में अध्ययन करना है। मलेरिया कैसे होता है, डेंगू कैसे होता है, चिकनगुनिया कैसे होता है, फाइलेरियो एसिस कैसे होता है, फील्ड पाँव कैसे होता है, उसके बाद स्कैरोएसिस कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है, जुखाम कैसे होगा, निमोनिया कैसे होगा, क्या लिखा है मैंने, अमीबाइसिस कैसे होगा, उसके बाद रिंगवर्म कैसे होगा। ये सभी क्या है, परजीवी के एक जंतु के कारण फैलने वाले एक रोग है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मलेरिया जब हमारे बॉडी को ग्रसित करता है तो हमारी क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे हड्डियों में जो बल रहता है, प्रवाह रहता है, शक्ति रहती है, सब कम होने लगते हैं। दूसरा रोग मैंने आपको बताया डेंगू होता है। डेंगू एक ऐसा रोग है जिसे मस्तिष्क का ज्वर भी कहा जाता है। यह मादा क्या करते हैं, एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडिस एजिप्टी मच्छर जब बॉडी में हमारे ऐसे काट कर उड़ जाता है तो हमें और आपको डेंगू नामक रोग हो जाता है। इस रोग में प्रायः प्लेटें कम होने लगती हैं। जब प्लेटें कम होने लगती है, डॉक्टर एक चिकित्सक सलाह देता है बकरियों के दूध सेवन करें, पपीते के छाल और पत्ती का सेवन करें, तो हमारी और आपकी प्लेटें जो रहती हैं पूर्ण रूप से मेंटेनेंस हो जाती है। प्रिय छात्रों, प्लेट डाउन जब बॉडी में हो जाती है, पहले बहुत से विद्यार्थी ये नहीं जानते प्लेट कहाँ है। प्लेट में आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारे मानव शरीर के अंदर ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट, जो मैंने कहा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट जो मैं नाम बता रहा हूँ ये टेक्निकल नाम है किसका, प्लेटलेट का। तो जो प्लेटलेट है, प्लेट हमारे बॉडी में तीसरा भाग, जो ब्लड का तीसरा भाग है वो कम होने लगता है, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं रहती कार्य करना बंद कर देती हैं और जो कोशिकाओं का बनना और बिगड़ना रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और व्यक्ति क्या करता है, चारपाई पर पड़ जाता है। तो डेंगू रोग में यह लक्षण प्रायः हमें और आपको देखने को मिलते हैं। मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है, जो फीमेल गैमेट का मच्छर है। तो प्रिय छात्रों, हमें और आपको डेंगू के बारे में अध्ययन करना है।
चिकनगुनिया, कुछ दिनों पहले दिल्ली जैसे प्रांत में चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत तीव्र गति से हुआ था। ये वाहित जल या मलित जल से फैलने वाला एक रोग है जिसमें परजीवियों की संख्या प्राय विद्यमान रहती है और ये चिकनगुनिया रोग क्या करता है, फैल जाता है प्रिय साथियों। तो चिकनगुनिया के बाद हम और आप यहाँ देख रहे हैं फाइलोरेसिस जो रोग होता है, फील पाँव, जिसे हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, ऐसे पैर एकदम मोटे मोटे हो जाएंगे, वो सभी लक्षण और हमको इस फाइलोरेसिस के अंदर पढ़ने हैं प्रिय साथियों। उसके बाद एस्केरोसिस, ये बहुत से ऐसे रोग हैं हमें और आपको तीव्र गति से हो जाते हैं। टाइफाइड रोग है, इसको बहुत से लोग बुखार के नाम से जानते हैं, बुखार है भी है। तो टाइफाइड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, पता लगा एक पड़ोसी को जुकाम हुआ है, तुमको भी जुकाम हो गया, ऐसे ऐसे खींच रहे हो और पता लगा बैठ ली जाकर बैठ गए डेस्क पढ़ रहे हो। आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी को जुकाम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और प्लस करके जब आप 12th में 12 की क्लास कर रहे हो तो प्रिय साथियों, तो जैसे जुकाम हो जाता है हमारा पैसे बैठ जाते, पड़ोसी वाला सोच रहा है यार इसको तो जुकाम हुआ है, पता नहीं मेरे ना क्यों हो जाए, तो एक बार ऐसे खींच लेगा करेले से, जब खींचेगा तो अगला व्यक्ति भी खींच लेगा, बस इसके बैक्टीरिया जो उसके बैक्टीरिया आपस में संकरण किए और परजीवी क्या करता है, ट्रांसफर कर जाता है तुरंत, वो भी तुरंत धकाधक छींकने चालू कर देता है और उसको भी जुकाम हो ही जाता है। अक्सर करके ये देखने को प्राय मिलता है। तो हमें और आपको जुकाम के बारे में अध्ययन करना है, निमोनिया के बारे में अध्ययन करना है प्रिय साथियों। उसके बाद क्या पढ़ना है, अमीबाइसिस के बारे में अध्ययन करना है। कुछ एमीबा यानी कि एंट अमीबा से होने वाले जो रोग हैं उनसे हमें और आपको अध्ययन करना है। जो पानी के सीधा डाट इसे पाया घटाघट हैंड पंप चलाया, पानी आया तुरंत पी लिया, तो अमीबा एंट अमीबा जब हम और आप ग्रहण करते हैं तो कुछ एंट अमीबा क्या करते हैं, हमारे लिए सही है, सही का कार्य करते हैं। कुछ एंट अमीबा क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचाते हैं, उनके बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। रिंग वर्म का अध्ययन करना है। ये सभी जो हमने बताया आपको, ये रोगजनक मानव में रोग उत्पादन करने वाले परजीवी से होने वाले रोग थे। तो प्रिय साथियों, उसके बाद एवं उनकी रोकथाम, यानी कि हम और आप जैसे मान लो इन रोगों से अगर ग्रसित हो गए तो बचेंगे कैसे, उनकी रोकथाम के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं को बहुत विशेष रूप से पढ़ना है। हम अपनी इम्यूनिटी इतना तीव्र कर लें, लड़ने से शक्ति जो रहे, बी लिम्फोसाइट मोनोसाइट की जो ब्लड हमारी है तीव्र हो जाए, जिसे लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहे और किसी भी ब्लड को पाए, किसी भी रोग को पाए, तुरंत ऐसे क्या करें, मार पीट कर भगा दे। इन सभी रक्षाओं को हमें कहाँ पढ़ना है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, जिसे हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। मजबूती करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं इनका निजात हम ऐसे नहीं कर पा रहे तो टीकाकरण पढ़ेंगे, टीके के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सी वैक्सीन किस टाइम पर लगवाई है और कौन से इंजेक्शन किस रोग के लिए ज़्यादा लाभप्रद होंगे। और कैंसर के बारे में पढ़ना है, सर्कोनोमास, लिग्नोमास और ये सभी कैंसरों के बारे में पढ़ने हैं। प्रिय साथियों, दूधर्म ट्यूमर के बारे में अध्ययन करना है इसी कैंसर वाले टॉपिक में। उसके बाद आप जानिए प्रचलित रोग है HIV। HIV क्या है, एक प्रकार का वायरस है, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंसी वायरस है। तो प्रिय साथी, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंसी जो वायरस है इसे हमने क्या कहा, HIV कहा। और या किसका वायरस है, ये एड्स का वायरस है, यानी कि मैंने लिखा है AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंसी सिंड्रोम वायरस। ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंसी सिंड्रोम जो है HIV इसका वायरस है। HIV एक ऐसा वायरस है बॉडी में जब इंजेक्ट करता है तो हम और आप इस रोग से बच नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी रोकथाम है और इसके इलाज भी पूर्णता भी संभव पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। टेक्नोलॉजी हमारी तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाई, सिर्फ इतना कार्य कर पाई है प्रिय साथियों, इस पर रोकथाम हम लोग लगा सकते हैं। फैलने का तरीका मैं बता देता हूँ, एड्स का कैसे फैलने का तरीका होता है। तो सर्वाधिक हम और आप देख लेते हैं इंजेक्शन। जैसे अगर कोई व्यक्ति को, जैसे मान लो मुझे कैंसर हुआ है, मुझे कैंसर हो गया, या कोई कैंसर के बाद मुझे मान लो एड्स हुआ है, अगर मुझे एड्स हुआ तो मेरे द्वारा जो सुई मेरे अंदर लगाई जाएगी वो सुई में ऐसे डॉक्टर वो निकाल कर रख दे और वही सुई ले जाकर आप पहुँचे, भैया इंजेक्शन लगाना, तो एक बार से चौंक दे, चौंकने के बाद फिर वही मेरा ब्लड जो था आपके अंदर डोनेट किए गए, यानी तुरंत मुझे एड्स हुआ था, आपको भी एड्स हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, जो मेरे अंदर एड्स था आपके अंदर पहुँच गया। अब जो किसके द्वारा फैला, इंजेक्शन के द्वारा फैला। दूसरा तरीका क्या है, अचानक एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, तो हमारे जिला अस्पताल में क्या किया जाता है, जिला अस्पताल में ब्लड बैंक बनाई जाती है। ब्लड बैंक में क्या किया जाता है, ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। अचानक जब हमारी आकस्मिक अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है प्रिय साथियों, तो वहाँ पर हम लोग ब्लड की उपलब्धता को देखते हैं और ब्लड को प्रयास करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड इंजेक्ट किया जाए, ब्लड चढ़ाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ब्लड बैंक में मान लो जो एड्स पॉजिटिव व्यक्ति है उसका ब्लड वहाँ पर रखा गया हो और वह ब्लड आप जैसे ही प्रयास कर रहे हो, अल्लाह या डॉक्टर ना देखे लगा दे,
लगाने के बाद जो उसके वायरस हैं, HIV वायरस उस ब्लड के अंदर थे, वो ब्लड के सहारे आपके बॉडी में इंजेक्ट हुए और आपको उस ब्लड के माध्यम से भी एड्स हो सकते हैं। इसलिए हमें और आपको ब्लड अगर आप आदान या प्रदान करा रहे हैं तब भी हमें और आपको बचना चाहिए। निडिल और प्रयोगों को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर एक इंजेक्शन से कई व्यक्तियों को इंजेक्शन ना लगाए। ये सभी हमको और आपको सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा स्टेप जिसका फैलने का तरीका होता है प्रिय साथियों, यौन संचारित होता है। यौन संचारित से हम और आप फैला लेते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति हो गई। बहुत से लोग रिप्रोडक्शन के टाइम, जैसे किसी महिला को अगर HIV एड्स हुआ है तो अगर एक अगला व्यक्ति रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर अगला व्यक्ति रिप्रोडक्शन करेगा, फिर अगला व्यक्ति रिप्रोडक्शन करेगा, तो कई बार अगर एक स्त्री से बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं तो यौन संचारित रोग है उस स्त्री के द्वारा क्या करते हैं, इस मेल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। प्रिय साथियों, मान लेते हैं महिला के ऊपर ही नहीं फॉलो होता है, अगर पुरुष को अगर एड्स हुआ है, महिला अगर उससे रिप्रोडक्शन कर रही है तो उस यौन संचारित रोगों के द्वारा पुरुष से होकर महिला के पास भी HIV एड्स जा सकते हैं। ये प्राय लक्षण हमें और आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका वायरस क्या था, HIV था। और आगे हम और आप चलते हैं। यौनावस्था में नशीले पदार्थ, मान लेते हैं आपकी जो अवस्था है यौना है, किशोरावस्था में आप हैं, एक युवा हैं, एक जोश प्रकार के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी युवा ही होते हैं। तो प्रिय साथियों, यौना अवस्था में अगर आप नशीले पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर पर जो कुप्रभाव पहुंचता है तीव्र गति से बहुत ही ग्रसित करता है। प्रिय साथियों, तो नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स पदार्थ हो गया और उसको आप ग्रहण कर रहे हो, हमारे बॉडी में क्या करेगा, साइड इफेक्ट पैदा करेगा। हमें और आपको ड्रग्स की उपयोगिता पढ़नी है, ड्रग्स से लाभ पढ़ने हैं, ड्रग्स से हानि पढ़नी है, ड्रग्स के बारे में क्या करना हमें और आपको जानना है, इसी आपको चैप्टर में अध्ययन करना है प्रिय साथियों। और एल्कोहल का कुप्रभाव, जैसे मान लेते हैं एल्कोहल, आप जान रहे हैं शराबी व्यक्ति क्या करता है, ऐसे झूमता झूमता ऐसे चला जाता है, एल्कोहल का प्रभाव है। यानी कि एल्कोहल मीन्स दारू, आप दारू जान रहे हैं। आजकल धनिक जोन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एल्कोहल नहीं ग्रहण करता होगा, क्योंकि एल्कोहल एक फैशन के रूप में लोग व्यक्ति से शौक के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें और आपको क्या करना है, यौना अवस्था में हमें और आपको एल्कोहल ड्रग्स को त्यागना है, एल्कोहल के बारे में जानना है और इसकी कुप्रभाव बॉडी और शरीर के अंदर जानना है। क्रमाकुंचन कैसे बढ़ता है, मांसपेशियों का क्रमाकुंचन कैसे बढ़ता है, सब और सब इन एल्कोहल के बारे में अध्ययन करना है। प्रिय साथियों, इकाई 3 में जीव विज्ञान मानव कल्याण के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था मानव स्वास्थ्य और रोग। इसके बारे में उपयोगिता जानी, कितने बुखार हुए, कितने एड्स हुए, कितने टाइफाइड हुए, चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इन सब के बारे में हमने और आपने अध्ययन किया। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा दूसरा पार्ट होगा क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो मानव का कल्याण है, मानव कल्याण कैसे कर रहा है सूक्ष्म जीवों को अपने साथ में लेकर, उनके बारे में हम और आप अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें, एक के बाद दूसरा जो लेसन कार्ड दिया गया है, तीसरा आपको कोविड-19 में जोड़ा गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है कैसे उत्पादक के कार्य करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर टॉपिक आपको क्या पढ़ने हैं, घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन। जैसे जो घरेलू खाद्य उत्पाद हैं, हम और आप अपने घर पर जो निर्माण कर लेना है कुछ भोज्य पदार्थों का, उनका जो जीवों के ऊपर हमें और आप देख रहे, जैसे मान लेते दूध रखे हैं, दूध को रखा दही बन गया, तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु और प्रोटीन पाए जाते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, जैसे बॉडी में इंजेक्ट करोगे वो लाभप्रद होते हैं, उनके बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। उसके बाद वाहिद मल उपचार, वाहिद जो मल होता है इनके बारे में जानना है, ये हमारे लिए कितना दुष्प्रभाव फैलाते हैं। पशुओं के जो मल हैं उनसे कौन सी उपयोगिता होती है, बायोगैस बना पाते हैं, बायोस्फीयर का उपयोग कर पाते हैं, या उस गोबर गैस और गोबर से हम क्या क्या ईंधन के उपयोग में ले पाते हैं, सभी क्रियाएं हमें और आपको कहाँ मिलेंगी, वाहिद मल के उपचार में मिलेंगी। और इसकी ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना, उन मलों से हम कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं, शारीरिक उत्पन्न कर पा रहे हैं, कि हम और आप जलाने योग्य कुछ सूक्ष्म जीवों कुछ ईंधन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, इन सब की उपयोगिता हमें और आपकी पढ़नी है। उत्पादन पढ़ने हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में एक जैव उर्वरक के बारे में जानना है, वही उर्वरक हमेशा कुछ संशोधन या शोध करें जिससे हमें उर्वरकता के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त हो। तो प्रिय साथियों, हमने आपको इकाई 13 जीव विज्ञान और मानव कल्याण में तीसरा चैप्टर जो आपको बताया, मानव कल्याण से सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है इसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन कराया। यह क्या था, भाग 2 था। तो प्रिय छात्रों, हम और आप अगले
टॉपिक में मिलेंगे इकाई 4 को लेकर। उसमें आप भाग 3 में आप अध्ययन करेंगे इकाई 4 और 5, जो इंटर का संपूर्ण सिलेबस आपको उसमें बताया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे हम और आप आगामी परीक्षा के लिए पाठन कार्य कर सकें। और प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।